नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से वरुण सिंह, जिनको आपने पहले भी हमारे चैनल पर देखा है। और मेरा तो मुंबई में जब जाना हुआ था तो उनसे मुलाकात इत्तेफाक से हो गई थी। और उसके बाद से ऐसा कनेक्शन हुआ है कि हम सोशल मीडिया पर तो कनेक्ट होते हैं, लेकिन चैनल पर बहुत कम कनेक्ट हो पाते हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे कि भाई वो बड़े बड़े चैनलों पे जाते हैं, हमारे लिए अरे उनके नहीं नहीं पास ऐसा। समय नहीं है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोशिश करते रहते हैं कि उन्हें फंसा लिया जाए। तो वरुण जी, स्वागत है आपका। थैंक यू हर्षी। तो आपके मुंबई में बड़ा बवाल मचा हुआ है आजकल, और मुझे लगता है कि ये बवाल ज्यादातर मीडिया का मचाया हुआ है। क्या ग्राउंड लेवल पर भी जो है ठाकरे बंधुओं का जो एकीकरण है उसकी कोई बज है या नहीं? देखिए, आपने पहला जो सवाल पूछा बवाल को लेकर और आपने उसी में जवाब दे दिया कि ये मीडिया में ज्यादा बवाल है। क्योंकि हम सड़कों पर घूम रहे हैं यहाँ। अब मैं कल पुणे भी गया था, बाई रोड गया था। पुणे से वापस भी आया मुंबई। तो कहीं मुझे, और मुंबई में तो हूं ही, तो यहाँ जो सड़कों पर अगर लोगों के मन में ऐसा कोई चित्र बना है कि बंगाल जैसा हालत है, कि नहीं, सब तोड़फोड़ हो रहा है और जो लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं या गुजराती भाषी हैं या जो राजस्थान से हैं, एमपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, बिहार झारखंड यूपी से हैं, उनको सड़कों पर पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, तो ये चित्र बिल्कुल गलत है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये छिटपुट घटनाएं हैं। और ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा है कि लोगों को मारा जा रहा है। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा ठाकरे बंधुओं का ना, देखिए, हम एक पूरा का पूरा भारत एक ऐसी सभ्यता और एक ऐसी संस्कृति से आता है जहां पर कभी भी कोई भी टूटा हुआ परिवार जब जुड़ता है तो हर किसी को खुशी होती है। हम आप जो हिंदू संस्कृति है वो हमें हमेशा से यही सिखाती है कि भाई टूटा हुआ को जुड़ जाए तो उसमें खुशी मनानी चाहिए। तो अगर ये दोनों भाई साथ आ रहे हैं, पारिवारिक रिश्ते इनके अच्छे, संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो इसमें हर किसी को खुशी है। और ऐसी कोई भी बात नहीं होगी कि इसमें किसी को दुखी होने की बात नहीं है कि ये आ रहे हैं साथ में। हाँ, पर जो महम चीज है, ये क्यों आ रहे हैं साथ में और इतने सालों तक क्यों नहीं आए, और क्या ये चीजें इनके लिए पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल या फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, ये तो टाइम ही, समय ही बताएगा। पर एक चीज जो जमीन पर नजर आ रहा है, जो बहुत ही जरूरी है, कि देखिए, ये दोनों भाई एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे। शायद यही कारण था कि इन लोगों दोनों को अलग होना पड़ा। हम्म। अलग होने के बाद राज ठाकरे ने अपने अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा जो जीत है वो 2009 में उन्होंने रचा था। और उसके जस्ट पहले 2008 की जनवरी में इन्होंने महाराष्ट्र में, मुंबई में, विक्रोली जो एरिया है वहीं से शुरू किया था कि भैया, एंटी नॉर्थ इंडिया टायरेट शुरू किया था इन्होंने। एजेंडा जो था वहीं से शुरू हुआ था। और उसके बाद जो उनको सक्सेस मिला था वो था 2009 के असेंबली चुनाव में। और उस वक्त उनके पास 13 एमएलए, सबसे ज्यादा एमएलए अभी तक के उनके इतिहास में जो चुन के आए थे, वो 13 एमएलए चुन के आए थे। तो शायद ये वही चीज भुनाना चाहते हैं। दूसरा चीज जो है, अब उद्धव क्यों आना चाहता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनकी जो पार्टी है वो एक हिसाब से नेस्तो नाबूद हो गई थी असेंबली चुनाव में, जो एक उनके लिए बड़ा झटका था। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव, भले उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें लड़ी और तीनों पार्टी जो साथ में लड़ी, उन सब तीनों पार्टी में सबसे कम सीट आए, पर बीजेपी से के बराबर ही उनको 9 सीट मिले। तो वो उनको एक था कि भाई हम बीजेपी के बिना भी हम जीत रहे हैं। और वो जो एक घमंड था वो 2024 के असेंबली चुनाव में चकनाचूर हो गया। उनको समझ में आ गया कि वो जो मुस्लिम एकीकरण करके, उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स करके जो लोकसभा में जीत गए थे, खास करके अगर मैं बात करूं मुंबई में, जहां 3 सीट है, खास करके साउथ मुंबई में जहां अरविंद सावंत जीते, वहां पर जितने भी मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं वहां पे एक तरफा वोट पड़ा। और वो एक तरफा वोट केवल और केवल यूबीटी को पड़ा। और जो हिंदू वोट्स थे, वो एक तो पहला चीज में, लोकसभा में जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो ये थी कि खास करके मुंबई और यूपी में हम कहें तो लोगों के अंदर वो एक बहुत बड़ा गलत फहमी भर गया था कि हाँ, बीजेपी तो आई रही ना, नहीं हम वोट करेंगे तो क्या होगा। तो उसके वजह से जो वोट कम पड़े थे, वो भी उनको एक फायदा मिला था। और वो गिल्ट वोट 2024 के असेंबली में बहुत भर भर के पड़ा। बहुत सारे ऐसे हिंदू थे महाराष्ट्र में जिन्हें ये गिल्ट था कि भैया हमने 2024 के लोकसभा में वोट नहीं किया। तो वो गिल्ट वोट बहुत अच्छा पड़ा जिसकी वजह से उनको एक झटका ये लगा। अब हरियाणा इस में भी पड़ा था गिल्ट वोट।
हरियाणा में बिल्कुल भी बिल्कुल, बहुत है। हरियाणा, हाँ हाँ, हरियाणा में भी पड़ा, और महाराष्ट्र, क्योंकि हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो मैं महाराष्ट्र पे ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो एक गिल्ट वोट की वजह से, और उद्धव को रियलाइज हुआ कि भैया, और खास करके मनसे को यानी एमएनएस को, राज ठाकरे को रियलाइज हुआ, जिनके 0 सीट्स आए, और मनसे ने हेल्प किया यूबीटी को डायरेक्टली, तो मैं तो बोल सकता हूँ 2 सीट पे जीत पाने के लिए। एक तो आदित्य ठाकरे की सीट, क्योंकि जो उनके एमएनएस के कैंडिडेट थे वर्ली से, संदीप देश पांडे, वो जो सीट मार्जिन लेके गए, उतना ही मार्जिन या उससे कम मार्जिन से मिलिंद देवरा, जो शिवसेना के कैंडिडेट थे, वो हारे। और दूसरी सीट थी माहिम, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जहां से लड़े, वहां पर सदा सरवणकर जो शिवसेना के कैंडिडेट हारे, एक नाथ शिंदे वाले। हम्म, और यूबीटी के कैंडिडेट जो जीते वो 1600 वोट से जीते, यूबीटी के कैंडिडेट। यहाँ पर राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो लेकर चले गए कुछ हजार वोट। तो उनको यह एहसास हुआ कि अगर ये दोनों साथ में नहीं आते हैं तो इनका जो वर्चस्व है मुंबई जैसे शहर में, और बीएमसी 74,000 करोड़ का बजट है, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका एक छत्र राज रहा है 20-22 साल तक। मैं तो कहूंगा कि 90s से, लेट 90s से लेके अभी तक उन्हीं के मेयर रहे हैं। तो वो नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो एक कैश काउ है, उसको छोड़ देंगे तो फिर कहीं से भी पैसे आना जो पार्टी को चलाने के लिए जरूरी होता है वो नहीं आएगा। तो ये कारण है कि ये दोनों पार्टी साथ में आ रहे हैं, और ये वर्चस्व की लड़ाई है, पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल है, और इस कारण इनको साथ में आना है पॉलिटिक्स के लिए। अच्छा, इससे पहले ये भी एक चर्चा आई थी कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी के लिए अप्रोच किया बीजेपी को कि भाई हम साथ आ जाएं। तो बीएमसी तो कहा गया बीजेपी की तरफ से, भाई पहले एक नाथ शिंदे से एनओसी लो, एंड एक नाथ शिंदे ने मना कर दिया। क्या ऐसा कुछ हुआ था? देखिए, नहीं, मैंने तो ये नहीं सुना, हालांकि बीच में ऐसा लग रहा था, क्योंकि खास करके 2024 के लोकसभा असेंबली के बाद उद्धव बहुत वल्नरेबल हो गए थे। तो ये वल्नरेबिलिटी जो थी वो शायद नजर आई थी, तो इस तरीके की कहानियां बनी, जहां तक मुझे वो पता है। इस फडणवीस से तरीके, मिलने भी गए थे एक बार नागपुर, आपको ध्यान होगा, आदित्य ठाकरे, और वो कुछ मामला था इनका, एकदम शपथ हुई थी, और एक आध महीने के बाद ही फडणवीस से मिलने उद्धव ठाकरे नागपुर गए थे। नहीं नहीं, वो जो हम, वो मिलने नहीं गए थे, वो एक्चुअली असेंबली जो पहला सेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। तो वहां पर जो मुलाकात हुई थी वो मुलाकात थी। उसके अलावा ऐसा स्पेशल मीटिंग कहीं कुछ जो पब्लिक डोमेन में है ऐसा तो कोई आया नहीं। कहीं और कुछ मीटिंग हुई होगी तो पता नहीं, पर बीजेपी के तरफ से फिलहाल रास्ते इसके लिए भी बंद है, क्योंकि बीजेपी के पास, देखिए, 227 सीटें हैं बीएमसी में। 227 यही 3 पार्टियों में बट जाएंगी, और उसके बाद आरपीआई भी 8-10 सीट लेके जाएंगी, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं वो भी कभी कभी लेके जाते हैं। तो इनके पास फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कुछ है ही नहीं कि ये किसी और को अकोमोडेट कर सके। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि एक टाइम था कि राज ठाकरे को अकोमोडेट करने की बात चल रही थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो मराठी वोट है, जो उद्धव को नहीं देना चाहता है और शिंदे को भी नहीं देना चाहता है, वो राज को दे सकता है। पर अब वो भी रास्ता कहीं ना कहीं बंद होता हुआ नजर आ रहा है। असल में देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कह दिया था ना कि हम चाहते थे कि वो अमित ठाकरे जीते। हम्म। ये कहा था पता है। कि हम, हाँ, अच्छा। विधानसभा चुनाव के एकदम बाद ही जो है उनका बयान आया था, मैंने पढ़ा है। अच्छा। हाँ हाँ उसमें हाँ उन्होंने ये हाँ। कहा था कि हमारी हमारी हम ये चाहते थे कि अमित ठाकरे जीते, लेकिन वो जो है एक नाथ शिंदे वाला गुट नहीं चाहता था वहां उस हिसाब से। नहीं नहीं, एक 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 चीज मैं बताता हूँ, देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं गलती दूंगा एमएनएस की, यानी राज ठाकरे की। हम्म, दरअसल हुआ ये कि सदा सरवणकर जो वहां के सिटिंग एमएलए थे, एक नाथ शिंदे कैंप के ही थे, शिवसेना के सिटिंग एमएलए हैं, पहली दफा नहीं, उसके पहले भी जीत चुके हैं। उनसे बात की गई थी, उन्होंने शायद ये मिलने भी गए थे, जहां तक मुझे कहानी जो पता है, ये मिलने भी गए थे राज ठाकरे से, पर वहां पे कुछ मुलाकात नहीं हुई या ऐसा कुछ हुआ, तो जो पर्चा नामांकन वापस लेने का था वो नहीं हो पाया। और देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए, जिस तरीके से अमित ठाकरे को खड़ा किया गया, वो बहुत मतलब ठाकरे स्टाइल पॉलिटिक्स नहीं है। मैं आपको हम्म, बताता हूं, जब पहली बार आदित्य ठाकरे को वर्ली सीट से इलेक्शन लड़ाना था, वर्ली कॉन्स्टिट्युएंसी से एमएलए थे सुनील शिंदे जो शिवसेना के थे, तो उनसे वो सीट खाली कराई गई। उनको प्रॉमिस किया गया कि हम आपको एमएलसी बनाएंगे। वहां पे जो उसके पहले एमएलए थे और बहुत स्ट्रांग लीडर थे, वो सचिन अहिर थे, वो एनसीपी शरद पवार गुट के थे। उनको वहां से रिजाइन करवाया गया, उनको यहां पे अपने पास ये लेकर आए, और इन्होंने उनको एमएलसी बनाया भी। तो जब आपको किसी को लॉन्च करना होता है, खास करके जब अपने बेटे को लॉन्च करने वाले हैं, तो उस तरीके की रणनीति की जाती है। और वर्ली में आदित्य ठाकरे को लॉन्च करने के पहले जितने भी अपोजिंग कैंडिडेट्स हो सकते थे उन सबको संभाला गया। वहां पे एक एक वोट की गिनती, पहली बार जब 2019 में लड़े थे, जब बीजेपी के साथ थे, वो बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं दिया था वहां पे, तो
इस तरीके से सब कुछ उन्होंने सेट किया था। और इस बार देखो सेट नहीं कर पाए, तो इसके लिए आदित्य ठाकरे बहुत कम मार्जिन से जीते, और मिलिंद देवरा जबकि वहां के वर्ली के हैं भी नहीं, वो साउथ मुंबई के हैं, तो उनका उन्होंने अच्छा खासा वोट ले लिया। इस तरीके का जो एक पॉलिटिकल मैन्युवरेशन होता है, मैन्युवरिंग होता है, वो राज ठाकरे यहाँ पर माहिम में अपने बेटे के लिए वो नहीं कर पाए। और जो विनम्रता उद्धव ठाकरे ने 2019 में अपने बेटे को लॉन्च करते हुए दिखाई थी, वो उनको पता था कि ये पहला ठाकरे है, लड़ रहा है, इसको जीतना है तो किसी भी हालत में उनको जिताना है। उन्होंने हर कोशिश, हर एंगल से कोशिश की। मुझे आज भी याद है, वर्ली में 2019 में आदित्य ठाकरे के इलेक्शन के जस्ट पहले मैं वहीं घूम रहा था, रात के कुछ 12 या 1 बजे होंगे, 12:30, और रात को मुझे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार वहां मिले थे, चलते हुए किसी मतलब एक बहुत ही छोटे से गलियारे में चलते हुए, और 12-1 बजे होंगे रात के। उनका उस वक्त ये था कि नहीं भाई, हमको तो टफ कंपटीशन देना है आदित्य को। वो चाहते थे कि एक स्ट्रांग कैंडिडेट आए, पर फिर भी शरद पवार ने जिस कैंडिडेट को दिया, वो कैंडिडेट ना तो स्ट्रांग थे, क्योंकि उनका सीट था, उनको देना था। जो स्ट्रांग थे वहां से सचिन अहिर थे, उसके अलावा जो भी स्ट्रांग हो सकते थे वो आए नहीं। तो इस तरीके की जो पॉलिटिकल मैन्युवरिंग थी, वो अमित ठाकरे के लिए शायद एमएनएस और राज ठाकरे नहीं कर पाए, और ये रीजन है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो हारे। और कोई बड़ा रीजन वहां नहीं लगता मुझे हारने के लिए, क्योंकि वहां पे 6 कॉरपोरेशन के सीट्स, एक बार ऐसा था कि 6 के 6 एमएनएस जीत चुकी थी, वहां से उनका एमएलए हुआ करता था। तो फिर इस बार क्यों नहीं हो सकता था? शरद पवार जो है वो रिश्ते बहुत निभाते हैं, मौका देख के हाँ उनको हाँ, एडजस्ट करने में जो है ना, उसमें वो कभी भी बिल्कुल जो है बिल्कुल चौंका बिल्कुल। देते हैं, कई बार इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि लोगों हाँ को हाँ, उम्मीद ही नहीं ये होती कि ऐसा महा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में पत्रकारों में एक बहुत फेमस सेइंग है कि अगर शरद पवार ने कुछ कहा तो जरूरी नहीं कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे। अगर नहीं कहा है तो वो शायद वो कुछ हो भी कर जाएगा। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। उस तरीके से। हाँ, लेकिन ये जो अभी हमारी बात जहां से शुरू हुई थी कि मारपीट हो रही है नॉर्थ इंडियंस वगैरह, हमारे कई दोस्त हैं वो भी कह रहे थे, उनका कुछ घूमने का प्रोग्राम बन रहा था, वो कह रहे थे कि हमें तो बरसात के दिनों में ही मुंबई जाना अच्छा लगता है, बारिश होती है, बड़ा अच्छा मौसम रहता है, तो वो कुछ घूमने के प्लान बिल्कुल बना रहे थे। अब इस मामले के बाद हमारे से पूछने लगे कि यार वहां जाएं या न जाएं, वो तो अच्छा हुआ आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन जो छोटी छोटी ये हरकतें होती हैं, इनसे एक ये तो मानना पड़ेगा कि जैसे चलिए पहलगाम की घटना तो बहुत बड़ी थी, कि जिस तरह से कोई एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, ये बात तो है कि थोड़ा सा इसका टूरिज्म पर और शहर के माहौल और लोगों का परसेप्शन जो बनता है उस पर तो फर्क पड़ता ही है। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है कि इसके ऊपर परसेप्शन बाहर बनेगा या नहीं बनेगा। कल ही मैं बताता हूँ, कल ही एक टैक्सी में मैं बैठा था, एक लड़का है, कुछ 28-29 साल का टैक्सी ड्राइवर मिला। वो पिछले 1 हफ्ते पहले ही मुंबई आया है, किसी तो नॉर्थ इंडियन स्टेट से। तो उसने पहला चीज मुझसे पूछा कि भैया, मेरे को तो नहीं आती मराठी, मेरे को तो 3 ही दिन हुआ है, क्या? मुझे तो नहीं मारेंगे लोग। ये हाँ। परसेप्शन बन गया है। और मैंने कहा ये आपको किसने कहा? तो उसने कहा कि नहीं, एक दूसरा टैक्सी वाला है जो कहीं और उसी नॉर्थ इंडियन स्टेट का है, उसने मुझे बोला है। तो मैं तो भैया, अगर अगर मेरे को थोड़ा सा भी लगेगा, मैं तो छोड़ के भाग जाऊंगा और वापस चले जाऊंगा अपने गाँव। हम्म। तो एक परसेप्शन तो बनता है। बिल्कुल और बिल्कुल। खास और करके जिस जो जिस कॉमन मैन जिस होता है ना, जिसे इन सब राजनीतिक हाँ बातों हाँ का नहीं पता है, उसके मन पे तो छाप पड़ती है कि यार वहां पे तो मराठी सीखनी पड़ेगी। मैं तो कल बिल्कुल। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान देख रहा था, वहां वो हाँ, इंडिया टुडे पे बोल रही थी कि मराठी सीखनी पड़ेगी अपने आप, शायद पता नहीं उनको आती है या नहीं। उनको, हाँ नहीं, उन्होंने कहा उनको लैंग्वेज डेफिशिएंसी है, वो नहीं बोल अच्छा। पाती ठीक से। उन्होंने कहा लैंग्वेज है उसमें। डेफिशिएंसी है। हाँ, पर ये जो मैं कह रहा था, यहाँ पे एक चीज जरूर है। मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, मराठी बहुत अच्छी भाषा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं मराठी गाने सुनता हूँ, मैं मराठी किताबें पढ़ता हूँ। मुझे पुल देशपांडे सुनना पसंद है। ग्रेस करके एक कवि है, जिनके एक बहुत सुंदर गाना है, कविता है, जो लता मंगेशकर ने गाया था कि भय ऐकले संपत नाही, मुझे वो सुनना पसंद है। मुझे आशा ताई यानी आशा भोसले ने जो अभंग गाए हैं, जो मराठी गाने गाए हैं, सावरकर के जो गीत लता जी ने मराठी में गाए हैं, अ, सागरा प्राण तरमरला, ये सब मुझे मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र में काम करता है, मेरे लिए मेरी जन्मभूमि महाराष्ट्र है, मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र है। मेरे माता पिता के लिए उनकी जन्मभूमि ये नहीं है, मेरे पिता के लिए कर्म भूमि है। मेरे लिए जिनका कर्म भूमि है, मुझे हमेशा ये लगता है कि यहाँ की भाषा उनको सीखनी, हम्म। कोशिश क्या, उनको सीखनी ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ की भाषा सीखने के बाद आपको वो आनंद जो मिलता है, आप मानिएगा नहीं। और मैं आपको ये उदाहरण देना चाहूंगा
मैंने कभी कहा नहीं कहीं पर, बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि इस तरीके के कभी प्रसंग नहीं उठे। वर्ली कोलीवाड़ा है। मुंबई कहा जाता है कि 7 कोलीवाड़ाओं को मिलाकर, तो उसमें से वर्ली कोलीवाड़ा एक है, जहां मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। और जब वहां उनके यहाँ पे किसी की शादी होती है, मैं मराठी बोलता हूँ, मुझे मराठी गाने पसंद है। वहां जब किसी की शादी होती है तो हल्दी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कोलियों में, आगरियों में, इनमें हल्दी, शादी से बड़ा हल्दी होता है। शादी में तो फेरे लिए जाते हैं, हल्दी मतलब ऐसे पूरा लंबा प्रोसेस होता है, उसमें डीजे बजता है। जैसे ही मतलब वहां पे जो डीजे या म्यूजिक या बैंड वाले हैं ना, उनको पता है कि ये वर्लीकर फैमिली जो उनके घर का कोई है, तो उनको पता है कि मैं आने वाला हूं, तो वो हमेशा रुकते हैं। और मेरे पहुंचते ही, आप मानेंगे नहीं, मराठी गाने तो बजते रहते डीजे पे, पर मेरे पहुंचने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागे लो, ये बिहार का जो गाना है फेमस, वो बजने लगेगा। तेरे अखियों का काजल, ये बजने लगेगा। तो इस तरीके के जो नॉर्थ के फेमस गाने हैं वो म्यूजिक पे बजते हैं, और हम वहां डांस करते हैं। मैं डांस करता हूँ, मेरे साथ जो मेरे मराठी फ्रेंड्स हैं, उनकी बहनें, उनकी वाइफ, उनकी मॉम, उनके दोस्त, उनके भाई, हम सब एक पारिवारिक तरीके से रहते हैं। यहाँ पर ये मतभेद आम जनता के अंदर नहीं है। ये जो है ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए है, और वो भी एक स्पेसिफिक रीजन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो मुझे लगता है वो, आप देखिए, ये हिंदू डिवाइड की जो पॉलिसी है, बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति, हम्म, ये उसके लिए है। उद्धव ठाकरे को तो ये समझ में आ गया कि भैया मुझे एक तरफा मुस्लिम वोट मिल रहा है, हिंदू वोट्स में किस तरीके से लो, अब हिंदू वोट्स लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुस्लिम तो हृदय सम्राट हैं वो तो इस समय। मैंने उद्धव बहुत ठाकरे, पहले मैं आपको कहा था नहीं, मैं कि बताता हूँ। हम जब चुनाव के समय कवरेज आए थे, जब आपसे मुलाकात हुई थी, तो हम जिस टैक्सी में थे, उसका जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था। और वो रास्ते भर जो है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की इतनी तारीफ कर रहा था, बहुत अच्छे लोग हैं, कोविड के समय में इतनी मदद की हमारी, मुस्लिम इलाकों में भी हेल्प करते हैं, ये बीजेपी वालों की तरह नहीं है। वो पूरा बिल्कुल फिदा था उस समय। ये तो आज भी है, मैं तो आज भी कह रहा हूं, अगर उद्धव ठाकरे जहां से अमीन पटेल इलेक्शन लड़े और जीते, मुंबा देवी सीट है, पूरा मुस्लिम बहुल्य इलाका है, अगर वहां से लड़ते उद्धव ठाकरे खुद, इतनी बड़ी मार्जिन से जीतते, इतनी बड़ी मार्जिन से जीतते कि पूछे मत। अगर उद्धव ठाकरे मालवनी में जाके इलेक्शन लड़ ले, जहां से असलम शेख कांग्रेस का एमएलए है, इतने आसानी से जीत जाते, क्योंकि उन्हों उन्हें मुस्लिम, मैं तो कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ा मुस्लिम वोटर्स का मसीहा अगर कोई मुंबई में है और इर्द गिर्द एरिया में, तो वो तो ठाकरे है। अब राज ठाकरे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ दिन पहले तक एंटी मुस्लिम स्टैंड थे उनके, वो जो मस्जिदों से भोंगे हाँ, उतारने की ये बात, ये सब। नमाज पर नमाज में अब वो लाउड स्पीकर नहीं लगाने दूंगा वो। लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए, वो अलग था। पर उसमें भी सबसे ज्यादा काम, जो एक क्रेडिट हम नहीं देते हैं, वो किरीट सोमैया का है। किरीट सोमैया मस्जिदों पे जा जाके पुलिस के साथ उन्होंने डेसिबल नोट करके वो सारे उतरवाए हैं। तो अगर बिल्कुल। 1500 उतरे हैं मुंबई में, तो उसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट किरीट सोमैया को जाता है। पर राज ठाकरे का भी यही स्टैंड था, वो हनुमान चालीसा वाला स्टैंड जो था उनका, वो भी प्रो हिंदू ही था। बट उनको भी नजर आया कि भैया वोट नहीं मिल रहे हैं ना, अगर वोट मिलते तो उनका एक एमएलए तो 2014 में जीत के आया, 2019 में एक एमएलए जीत के आया, 2024 में जीरो नहीं होता। तो अब उनको भी कुछ नया करना है। पर देखिए एक और चीज, ये कितना दिन चलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखिए, कल ही राज ठाकरे ने ट्वीट किया था कि कोई भी वीडियो मत बनाओ, कोई स्टैंड मत दो, कोई भी मेरा हाँ, प्रवक्ता भी कहीं पिटाई बात करो करने जाता लेकिन है तो वीडियो पहले, मत बनाओ, ये कहा था कि पिटाई हाँ, करो पर लेकिन उस वीडियो नहीं बनाओ। ये उन्होंने उस दिन शनिवार को उनके भाषण में कहा था वर्ली में। हाँ, पर उसके बाद जो कल ट्वीट आया, वो ट्वीट में उन्होंने एक स्टैंड लिया है कि भैया कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, सब चुप बैठो, कुछ मत बोलो, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, किसी मीडिया से बात नहीं करना है, कोई सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं करना है, मेरे जो प्रवक्ता है वो भी मुझसे पहले पूछे कि क्या बोलना है। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो चीज था ना, उसको थोड़ा सा इग्नोर पे अगर डाल देते तो शायद इतना नहीं बढ़ता। और वही नजर आ रहा है, मुझे भी लगता है कि ये जो फाइट है, अनवांटेड फाइट है, इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है कि मैं उसको समझूं कि लोग रास्ते पे एक दूसरे को मार रहे हैं या ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं है। और जो आपने प्रियंका चतुर्वेदी की बात कही, देखिए, उसी उसी से प्रियंका चतुर्वेदी से जब वो जो एंकर है उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि हाँ, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है। आप मुझसे, अगर आप महाराष्ट्रन होते तो मैं आपसे मराठी में बात करता। मैं आपसे मराठी में बात करते हुए बहुत सारे ऐसे कादम्बरी, यानी जो नॉवेल्स हैं, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा है। मुझे सचिन कुंडालकर की, जो बहुत अच्छे ऑथर है, उनकी कोबाल्ट ब्लू बहुत पसंद है मुझे। मैंने जैसे कहा, ग्रेस की मुझे
भय इतले संपत नाही पसंद है, विजय तेंदुलकर की जो नाटक है, मैं वो देखने मतलब वो पढ़ता हूँ, नाटक देखने जाता हूँ, मराठी नाटक, मराठी पिक्चर, मराठी गाने सुनना, ये सब मुझे पसंद है। मैं वो चतुर्वेदी है, मैं सिंह हूँ। हम्म। मुझे तो कोई लैंग्वेज डेफिशिएंसी नहीं है। मुझे तो बंगाली बोलना भी पसंद आता है, मुझे गुजराती भी बोलना पसंद आता है, और मैं मराठी तो बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना, लिखना, पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं लोगों को कहता भी हूँ। तो ये जो राज इससे ना लोगों को ये समझ में आता है कि आम जनता को कोई दिक्कत नहीं, कोई मराठी सीखने से किसी को परहेज नहीं है। और उल्टी मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है। बाला साहब ठाकरे जब अपना विल लिख रहे थे, तो विल लिखने के बाद जो उनके एग्जीक्यूशनर थे, एडवोकेट आदित्य शिरोडकर, जो आपके नॉर्थ में पार्लियामेंट में भी बैठते थे, पार्लियामेंट के वो डेप्यूटी स्पीकर हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। डेप्यूटी स्पीकर नहीं, डेप्यूटी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, एडवोकेट आदित्य शिरोडकर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि ये बाला साहब की अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे थी। तो उन्होंने कहा था कि बाला साहब को लैंग्वेजेस बहुत पसंद थे। बाला साहब अपने साथ, जब वो बहुत फॉरेन डिग्नेटरी से मिलते थे, हमेशा अपने साथ एक डिक्शनरी लेके चलते थे। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने 2013 में जिस अखबार के लिए मैं उस वक्त काम किया करता था, उस अखबार में वो पूरी आर्टिकल छपी है, आज भी वो आर्टिकल अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आज मुझे कुछ बताना है तो इसके लिए मैं कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि शिरोडकर जी भी नहीं नहीं है नहीं। और बाला साहब भी नहीं है। तो ये लिखा हुआ है, ये उस वक्त लिखा हुआ है जब आदित्य शिरोडकर जिंदा थे। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू, मतलब ऑलमोस्ट बहुत बेड रिडन थे वो, बट उन्होंने मुझे पूरा इंटरव्यू दिया था, 2 घंटे का हम बातचीत किए थे। उसमें पता चला कि किस तरीके से बाला साहब को लैंग्वेजेस की बहुत पसंद थी। मैंने उसके बाद में एक आर्टिकल भी लिखा था। लोग कहते थे बाला साहब को बहुत इस तरीके से देखते थे, पर बाला साहब का जो कुक था वो एक बिहारी था, और वो कुक उनके लिए इडली और सांबर उनका फेवरेट नाश्ता हुआ करता था, बाला साहब का। आप सोचिए 1966 में जब पहली बार बाला साहब ठाकरे यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया से टैक्सी पे खड़े होकर जब उन्होंने शुरू किया था, तो वो एंटी साउथ इंडियन टायरेक्ट था कि लुंगी बजाओ लुंगी हटाओ, बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी वाला। पर उनका फेवरेट नाश्ता क्या था? उनका फेवरेट नाश्ता साउथ का इडली सांबर था। ये भी आर्टिकल लिखा हुआ है, और ये भी मुझे मतलब वहीं से पता चला है। तो ये जो है ये सब पॉलिटिक्स है, यहाँ बाला पर साहब ठाकरे नफरत आर्टिस्ट नहीं भी है। बहुत अच्छे थे। जी जी, उन्होंने अपनी अपनी अब उनकी प्रोफेशनल लाइफ शुरुआत ही वहीं से किया है। वो अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट थे, अंग्रेजी अखबार के लिए लिखा करते, मतलब कार्टून बनाया करते थे, और वहीं से उनका शुरुआत। वो एक फैमिली, अगर हम ये समझेंगे कि वो फैमिली का हिस्ट्री आपको देखना चाहिए। प्रबोधनकार ठाकरे जो थे, वो अत्रे, फुले देशपांडे, इनके साथ उनकी उनकी बैठकें हुआ करती थी उनके घरों पे। मतलब ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे के अंदर अचानक पॉलिटिकल रीइग्निशन हुआ है। वो बचपन से उन्होंने वो देखा है। जो चीजें हैं, जिस तरीके से 1960 का जो चळवळ कहते हैं हम, चळवळ यानी मूवमेंट चळवळ ये मराठी वर्ड है। देखिए, आप मुझसे बात करेंगे तो मेरे मेरे बातों में बहुत सारे मराठी शब्द होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो जो मूवमेंट है उसमें भी उनका हिस्सा था। प्रबोधनकार ठाकरे बहुत जाने माने क्या कहें उन्हें, रिफॉर्मिस्ट थे। वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। वो बहुत अच्छा प्रबोधन का मतलब क्या होता है? प्रबोधन मतलब जो अच्छे से बोल सके, अच्छे भाषण दे सके। तो प्रबोधनकार ठाकरे इसके लिए उनको कहा जाता था। तो ये जो पूरा बाला साहब ठाकरे की जो बैकग्राउंड है वो बहुत सुंदर है। ये यहाँ आते आते अब पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो सुंदर ही गया। है। जैसे आपने बात की मराठी के बारे में, और ये इशू पता नहीं क्यों बनाया जाता है। मेरे तमाम दोस्त हैं पंजाब में रहते हैं, उन सबके बच्चों को वहां पंजाबी पढ़नी पड़ती है। 8th क्लास तक एक सब्जेक्ट है वहां, पंजाबी हर बच्चे को पढ़नी है। कहीं किसी को कोई हम्म, ऑब्जेक्शन है ही नहीं इस बात का। लेकिन नहीं है। लेकिन ये एक बात के साथ ये थर्ड लैंग्वेज हिंदी को बना रहे हैं। बताइए, मेरा मानना है कि अगर आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप इंग्लिश के समर्थन में खड़े हुए हैं अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, इसके इसके लिए ना मैं आम जनता को या नेता को नहीं ब्लेम करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा हमारी जो मेंटालिटी रही है इतने सालों से, उसको। मेरा तो ये मानना है कि देखिए, हो क्या गया है कि आज ऐसा है कि अगर अंग्रेजी नहीं जानता इंसान तो उसको नीचे देखा जाता है। हाँ, हीन जो हीन सबसे भावना से जो देखते हैं। बिल्कुल, अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, यू स्पीक वेरी बैड इंग्लिश। आपके ये यहाँ जो तो है बड़ा ना, बुरा हाल है भाई। फिल्म इंडस्ट्री में जो इंग्लिश नहीं बोलना जानता उसे तो बड़ी हीन भावना से देखते हैं मुंबई में। वो भी बिल्कुल। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और काम करने वाले व्यक्ति को आप कमा रहे हैं, पैसा इंग्लिश खा रहे नहीं हैं जानने हिंदी पाए, फिल्मों का। हिंदी। पर मेरा ये मानना है यहाँ पर ना थोड़ी सी गड़बड़। देखिए, मुझे पता है कि हमारे हार्ट थोड़ा सा राइट की तरफ है, बीजेपी की तरफ है। यहाँ पे मुझे लगता है कि हल्का सा एक गड़बड़ हो गया। जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम है,
वो बात करता है एक थर्ड लैंग्वेज की, पर ये नहीं, मतलब वो कहीं कहीं बात करता है थर्ड लैंग्वेज, पर ये नहीं कहता कि आप पहली क्लास से ही हिंदी सिखाओ। बच्चों के ऊपर ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि अगर पहली क्लास से तीन लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो उनके ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और खास करके मैं तो ये समझता हूँ कि जो बच्चे हैं, जो यूट्यूब, मतलब स्कूल जाने से पहले उनको पता है यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, कौन सा सॉन्ग सुनना है, कौन सा कार्टून देखना है, वो तो और भी मुझे लगता है कि उनका दिमाग और भी आगे है। पर फिर भी आमतौर पर जो हम समझते हैं वो ये समझते हैं कि बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। महाराष्ट्र में भी तीन भाषा हमेशा से रही है। अगर आप मराठी मीडियम में रहे हो तो आपको चौथी या पांचवी क्लास के बाद से हिंदी रहा है, इंग्लिश आया है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टेट बोर्ड से पढ़े हो तो आपको मराठी तीसरी क्लास से और चौथी क्लास से हिंदी, या तीसरी क्लास से मराठी हिंदी दोनों आया है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। ये जो दो क्लास आगे लेकर चले गए कि नहीं पहली क्लास से तीनों भाषा सिखाना है, या तो ये कोई कुछ टेस्ट कर रहे थे कि चलो हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, लोग अपोज नहीं करेंगे या कुछ नहीं होगा, पर ये हो गया ऑपोजिशन। और बाद में आपने वो जीआर भी वापस ले लिया और देखिए बैठे बिठाए इनके हाथ में एक मुद्दा दे दिया। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो दूरदर्शिता होती है, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं फार साइटेड विजन, इसका इसकी इसकी कमी दर्शाता है। ये ब्यूरोक्रेट्स ने किया या मंत्री ने खुद किया या किसी और ने किया, ये मुझे नहीं पता, और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो ब्लेम करके कोई मतलब तो है नहीं। क्योंकि आज तो आपने बैठे बिठाए एक अच्छा खासा, मैं तो ये समझता हूँ इलेक्शन में एक वोट भी कहीं यहाँ वहां जाना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यता की बात होती है, और आपने बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है जो उनको कम से कम कुछ न कुछ नहीं तो कुछ सीटों पे तो जरूर हेल्प करेगा। तो ये भाषा का विवाद था ही नहीं, ये भाषा का विवाद अचानक पैदा किया गया। हाँ। और उसके ऊपर देखिए निशिकांत ऐसे दुबे जी ऐसे बहुत कई अच्छे फैसले हैं वरुण जी, दिल्ली में अभी जैसे वो हैं। फैसला वापस लिया है ना गाड़ियों वाला, हाँ, ये 15 साल। गाड़ियों वाला। अरे भाई सोच तो लो बिल्कुल यार, किसी की 15 साल में गाड़ी 20,000 किलोमीटर ही पड़ी है, वो कैसे कबाड़ करते अपनी गाड़ी को भाई। बिल्कुल। तो वो सारे डिसीजन, और अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हो, आप लेजिस्लेशन लेके आओ। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थोड़ी है लेजिस्लेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। आप लेजिस्लेशन लाइए, एक्ट लाइए, चेंज कीजिए। मैं एक चीज कह रहा था, सॉरी मुझे कंप्लीट करने दीजिए क्योंकि वो बीच में रह गया, कि निशिकांत दुबे जी के बारे में कह रहा था कि निशिकांत दुबे बहुत अच्छे हैं, मैं डिनाई नहीं करता हूं। उन्होंने आज तक जो भी किया, जिस तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर उनका वो जो एक स्टेटमेंट कि हमारा कहाँ का खाते हो, देखिए एक पॉलिटिशियन क्या होता है, एक पॉलिटिशियन वो होता है जिसे सब कुछ सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर सोच समझकर वो नहीं बोलता है और उसे नहीं पता है कि उसके बोलने का क्या परिणाम निकल सकता है, तो एक पॉलिटिशियन और एक आम जनता में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने बाकी जो भी कहा बिल्कुल सही है, मैं उसमें कोई दो राय नहीं कहता, पर ये सारे स्टेटमेंट्स की कहाँ का खाते हो, कहाँ से आता है, ये सब महाराष्ट्र को लेकर तो ना बोले। क्योंकि देखिए मुझे नहीं पता कि दिल्ली में जब भाषण खत्म करते हैं या यूपी में जब भाषण खत्म करते हैं तो जय हिंद के बाद कुछ और बोलते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र का जो वो अस्मिता वाली चीज है ना, ये बहुत पहले से है, जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलते हैं। हाँ जय तो महाराज। आप उस चीज हम जब भी भाषण खत्म करते हैं या कुछ भी खत्म करते हैं तो जय हिंद जय महाराष्ट्र बोलते हैं, उसको चैलेंज मत कीजिए। और खास करके जब आपकी ही सरकार यहाँ पर है, आपके ही बड़े नेता यहाँ पर है, तो आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स मत कीजिए। वो चीजों को बहुत चेंज कर देता है, वो करने की जरूरत नहीं थी उनकी, इससे बाकी तो चीजें मैं अगली हो जाती है उनसे, बहुत ज्यादा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो तो, वो करने की जरूरत नहीं थी। तो देवेंद्र फडणवीस का जो है क्या रवैया है एमएनएस के प्रति, अभी सॉफ्ट कॉर्नर है कुछ इनका या नहीं। देखिए देवेंद्र फडणवीस का सॉफ्ट कॉर्नर है या नहीं मुझे पता नहीं, पर बहुत सारे बीजेपी लीडर्स का हमेशा से राज ठाकरे की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हम्म। अभी हाल ही में मैं देख रहा था किसी तो चैनल पर वो गए भी थे देवेंद्र फडणवीस जी, और उनसे पूछा गया था कि उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे, तो उन्होंने सीधा सीधा नहीं कहा पर घुमा फिरा के कहा कि हाँ राज ठाकरे इज बेटर फॉर हिम। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर है, था, रहा, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उन्होंने ये जो भले लेट एक्शन कहो या कहो कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कि लोग जाके मार रहे हैं, मारने के बाद उनका वीडियो आने के बाद एक अपरोध होने के बाद उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो पर एक्शन हो रहा है, लेट हो रहा है या सही समय पे नहीं हुआ, वो एक चीज क्वेश्चन किया जा सकता है। तो सॉफ्ट कॉर्नर है या नहीं है, शायद यही ये चीज को ही आंसर अपने आप में कर देता है। बट मुझे फिलहाल तो ऐसा लगता है कि चीजों को कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी और दिल्ली ने भी हैंडल किया है, शायद इसके लिए अभी चुप्पी और शांति है यहाँ पे। कि मामला खुद पे खुद ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन ऐसा ये लग रहा है। इनके ये जो इतना समय से हिंदू हिंदू करते थे राज ठाकरे, इनकी इनके हाँ। साथ में ये जावेद शेख और इन जैसे लोग कैसे जुड़े हुए हैं ये।
शायद आप मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक चीज कि वो जो भी 2000। काबुल अफवाह लड़की के हाँ हाँ साथ हाँ, वो राहिल शेख का। और मैं आपके राहिल शेख। आपने ये बिल्कुल, आपने ये चैनल आपने ये बोला तो मैं ये भी बता दूं कि मैंने आपने शायद वो देखा भी होगा मेरा ट्वीट, कि किस तरीके से इंडिया टुडे ने हम्म, अपने आर्टिकल में लड़के का नाम राहिल शेख है पर हम्म। राहुल करके लिखा, और इसको हाँ मैंने राहुल करके लिखा। यहाँ तो हाँ, सब और राहिल 12 शेख बोल रहे थे उसको। यहाँ राइल कर रहे थे, पर उनके आर्टिकल में, उनके इसमें छपा, जो उनके वेबसाइट पे छपा, उसमें राहुल नाम डाला गया। मैंने वो स्क्रीनशॉट वो डाला। राजदीप 12 सरदेसाई से घंटे कंफर्म करा होगा उन्होंने, इंडिया टुडे वाले ने। वो मैं किसी का राजदीप नाम नहीं लेना सरदेसाई ने चाहूंगा। कह दिया होगा कि राहुल है। नहीं, वो देखिए, राजदीप सरदेसाई एक सीनियर जर्नलिस्ट है और मैं उनका नाम नहीं लूंगा या किसी का भी नाम नहीं लूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो हुआ ये बिल्कुल गलत था, और 12 घंटे लग गए उनको करेक्ट करने के लिए, हम्म, राहुल को राहुल करने के लिए। तो हमारे मीडिया के अंदर भी जो बायस है, अगर यही कुछ उल्टा होता तो तुरंत चेंज कर दिया जाता। हाँ। राहुल को राहिल कर दिया होता तो अभी तक तो पता नहीं, न जाने कितने क्या क्या हो जाता। पर राहिल को राहुल कर दिया और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। यहाँ पे मुझे बहुत अफसोस होता है कि सेंटर में भी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो इतनी ढील देकर रखते हैं। जहां पर एक्शन लेना है वहां तो एक्शन लो, जहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है वो नहीं हो रहा। और जो आप कह रहे थे कि ये मुस्लिम जुड़ाव कैसे है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कैसा, देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का झंडा अभी बदला है। इसके पहले जो उनका जब झंडा था उसमें हरा कलर था, उसके अंदर ब्लू कलर था, उसके अंदर सैफरन कलर था। तो उनके पास बहुत सारे नेता थे ऐसे। उनका वो हाजी अराफत शेख हुआ करता था जो फिर बाद में शिवसेना में गया। तो ऐसे बहुत से लीडर्स उस वक्त भी थे। और ऐसा नहीं था कि उस वक्त नॉर्थ इंडियन लीडर्स नहीं थे इनके पास, नॉर्थ इंडियन लीडर्स तब भी थे, आज भी है। बागी सरस्वत जो है नॉर्थ इंडियन ही है, वो मनसे में थे। तो इनके पास हर तबके के कम्युनिटी के हर जगह के लीडर हैं। और ऐसा नहीं ना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है, अपने आप को कहती तो है और है भी, तो उसमें मुस्लिम लीडर नहीं है। तो ये मुस्लिम लीडर होना नहीं होना, देखिए 22% आबादी मेरे ख्याल से है मुंबई जैसे शहर में मुसलमानों की, ऑलमोस्ट 20-22% है। बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं मुस्लिम वोटर्स। तो उनका पार्टी में, किसी भी पार्टी में होना कोई ऐसा नहीं लगता मुझे कि कुछ खास करके यहाँ मुंबई में तो नहीं लगता, क्योंकि इतनी आबादी है उनकी, उतना प्रेजेंस है उनका कि वो रहेंगे, हर पार्टी में रहेंगे। चलते चलते बीएमसी के बारे में बताइए, क्या लग रहा है कब होंगे चुनाव, क्या माहौल है, किस तरह की चीजें बनेंगी, और ये क्या अजीत पवार वगैरह इनकी गुट को इसमें सीटें वीटें देंगे ये या नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे अजीत पवार के गुट को। अजीत पवार का एनसीपी अच्छा खासा कुछ 30 सीट है जहां पे उनके प्रेजेंस अच्छे खासे हैं। अगर मैं बात करूं कुर्ला ईस्ट में है उनका प्रेजेंस, उनका प्रेजेंस वर्ली में है, उनके कॉर्पोरेटर्स रहे हैं। उनका प्रेजेंस एंटॉप हिल में है, उनके कॉर्पोरेटर्स रहे हैं। उनका प्रेजेंस भांडुप के कुछ एरिया में है, विक्रोली में है, घाटकोपर में है। उनका प्रेजेंस माटुंगा में रहा है। उनका प्रेजेंस आप अगर बांद्रा में चले जाए तो वहां पे भी रहा है, बांद्रा ईस्ट में। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि एनसीपी अजीत पवार का प्रेजेंस नहीं है, उनको सीट मिलेगा। आप जो बात कर रहे हैं बीएमसी चुनाव की और तैयारियों की, तो मैं इतना बता दूं कि बीएमसी के चुनाव को लेकर तैयारियां चालू हो गई हैं। बीजेपी ने अपने एमपी एमएलए जो भी हैं उनकी टीम भी बना दी है, उनको काम भी दे दिया है, वो काम भी कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरे जो पार्टीज हैं वो भी कर रहे हैं। कांग्रेस का कुछ अभी तक नजर नहीं आ रहा है, बट बाकी जो पार्टीज हैं वो काम कर रहे हैं फील्ड पे। और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उन लोग ज्यादा से ज्यादा चुन के आए। दिक्कतें जो आएंगी शायद सामने, सीट शेयरिंग को लेके आ सकती है, क्योंकि पिछली बार जब शिवसेना एक साथ लड़ी थी तब 84 सीटों पर आई थी, और बीजेपी अकेले लड़ी थी तो 82 सीट जीत पाए थे वो। तो वो 82 वो तब जीत पाए जब उन्होंने कुछ 200 सीट लड़ी थी। हम्म। बाकी में उन्होंने आरपीआई को अकोमोडेट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आरपीआई को हम ना वो बहुत वो साइलेंट रहता है। उनके कैंडिडेट जीतते नहीं है, पर उनका जो वोट बेस है बहुत स्ट्रांग है। वो वो आरपीआई मायावती की आठवले का तरह, वो उनका मायावती की तरह, जैसे इधर यहाँ मायावती का रहता है दिल्ली में और आसपास में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वोटर आता है उनका और वो वोट करता है। तो बीएमसी चुनाव मेरे ख्याल से अगले 4 महीने में हो जाएंगे। यहाँ पे अफरा तफरी सब नजर आ रहा है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो नहीं कह सकते, पर मुझे शायद ऐसा डर भी लगता है कि हो सकता है कि सारी पार्टीज अलग ही लड़े। कांग्रेस और उद्धव साथ में नहीं लड़ रहे हैं, इस चीज की तो अभी तक थोड़ी बहुत पुष्टि हुई है। पर बीजेपी एनडीए का क्या कहना है, क्या खेमा उनका कहता है, ये भी
भी अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि 84 लोगों को खुद के अकोमोडेट करने हैं। उसके बाद में 100-150 सीट अगर खुद लड़ेंगे तो बच्चे जो 80 सीट है उसमें कैसे शिवसेना और शिंदे भी एनसीपी एक को लगा, में, सही वही बात। वही एनसीपी शिंदे सेना को, और कैसे अजीत पवार को अकोमोडेट करेंगे, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पर जल्द होने वाला बीएमसी चुनाव, और यहाँ पे तैयारियां चालू हैं। 74,000 करोड़, कई स्टेट का बजट नहीं होता है उतना जितना से बीएमसी का हाँ, है हमारे। वही बात है। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहता है बीएमसी चुनाव। चलिए, देखते हैं जल्द से पिछले जल्द हो जाए। पिछले साल नवंबर में आपसे विधानसभा चुनाव में मुलाकात हुई थी, हो सकता है इस बार बीएमसी चुनाव में हो। जी आपसे जी मिलते जी हैं, मुंबई बिल्कुल। में आके मिलते हैं। हमसे जुड़ने के लिए जी, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।